स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। पिछले सेशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस और आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में बात कर चुके थे। ठीक है, तो देखिए ये सारे टर्म्स हमको सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के ही चल रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, और सिमेट्रिकल नेटवर्क्स के जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं के बेसिस पे ये सारे एप्लीकेशंस यूज किए जा रहे हैं और डिटेल्स किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है इसी में, ठीक है, देखिए हमारा एनएफटीएल का ही क्लास है और हमारा सिमेट्रिकल नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आज के सेशन में, हमारा टॉपिक है एटेन्यूएशन कांस्टेंट। ठीक है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट डबल टी है। अब देखिए एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो होता है, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा पढ़े थे। ठीक है, इसकी सारी डिटेल्स हम लोग देख लिए थे। अब देखिए इसमें जो हमारा रियल पार्ट था, ये तो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट था और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट था ये हमारा क्या था, फेज कांस्टेंट। ठीक है, समझ जाइएगा इस चीज को। तो अब देखिए जो हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट था, फेज कांस्टेंट था। ठीक है, अब इन दोनों पे हमें इंडिविजुअल बात करना है और इनके बारे में समझना है कि इनका एप्लीकेशंस क्या है। तो देखिए एटेन्यूएशन का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग छिड़क। ठीक है, इसका काम होता है कि किसी भी नेटवर्क के बीच में इंटरफेस कर देने पर, यानी कि इसको अप्लाई कर देने पर, लगा देने पर, ये जो रिसीवर एंड पे जो भी सिग्नल्स मिलेगा उसके वैल्यू को कम कर देना। ठीक है, मतलब उसमें लॉस ले आ देना। ठीक है, आउटपुट पे जो हमारा वोल्टेज या करंट मिलता है, ठीक है, उस पे हमारा जो भी वोल्टेज करंट जो भी है उसकी वैल्यू को कम करा देना, ये हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट का ही काम होता है। ठीक है, अब देखिए जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है इसकी दो यूनिट होती है। कौन कौन सी होती है? तो यूनिट आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, क्योंकि इसकी यूनिट से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके भी सिलेबस में ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन पूछ देता है कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट का यूनिट क्या है। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है हमारा डीबी, स्मॉल डी और बी। ठीक है, अब देखिए स्मॉल डी और दूसरा हमारा नेपर। ठीक, अब देखिए स्मॉल डी और कैपिटल डी, इसमें हमारा क्या क्या फर्क है, मतलब क्या फुल फॉर्म है? तो इसका हमारा होता है डेसी और बी का मतलब होता है बेल। ठीक है, यानी कि डेसिबल। ठीक, तो हमारी इसकी दो यूनिट होती है, डेसिबल और नेपर। ठीक, तो नेपर में क्या वैल्यू होता है, डेसिबल में क्या वैल्यू होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ये चीज तो हमारा एटेन्यूएशन का हो गया। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे थे कि e टू द पावर गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे ये चीज। अब यहां पे जो है ये यूनिट हम हटा दे रहे हैं। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो अब इसमें जो रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को कैसे हम लोग करते थे, e टू द पावर अगर हम अल्फा कर दें, यहाँ पे दोनों साइड हमारा e टू द पावर आता था तो ये e टू द पावर होल पावर हो जाता था ना, और इंडिविजुअली ये अलग अलग हम लोग कर लेते थे। कैसे करते थे, इसको फिर से देख लीजिए, e टू द पावर अल्फा इक्वल टू e टू द पावर गामा है, ये गामा इक्वल टू e टू द पावर अल्फा इंटू e टू द पावर जे बीटा, यही तो करते थे। जहां पे ये इसकी वैल्यू हमारी क्या निकल के आती थी, अगर हम तोड़ते थे किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में तोड़ते थे तो इसकी वैल्यू आपको याद होगी कि e टू द पावर
अल्फा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ IS अपॉन IR, यही तो होता था। ठीक है, इनपुट करंट अपॉन आउटपुट करंट का जो मॉडुलस होता था, मॉड वैल्यू होता था, यही तो हमारा क्या होता था, e टू द पावर अल्फा होता था। अब देखिए e टू द पावर अल्फा है, अब अल्फा अगर इसको अगर हम दोनों साइड अगर हम लॉग ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अगर लॉग लेंगे तो e टू द पावर खत्म हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू लॉग बेस e पहुंच जाएगा IS अपॉन IR, इतनी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो यूनिट हो जाता है, अब देखिए नेपर पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो बहुत बड़ी होती है, ना कि छोटी होती है। अब बड़ी होती है तो जिसकी वजह से ये इसकी मतलब ये किसी एक किलोमीटर के अंदर मतलब किसी एक एटोन्यूएशन, अब देखिए मान लीजिए हम एक चीज आप यहां पे समझ लीजिए कि हम लोग कैस्केड में बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ते जाते थे, ठीक है, अब कैस्केड में जोड़ते जाएंगे तो प्रति यूनिट ही तो हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बहुत किलोमीटर में बहुत ट्रांसमिशन लाइन पता ही है कि हजारों किलोमीटर में या सैकड़ों किलोमीटर में हमको ट्रांसमिशन करना होता है डाटा को, ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे हम एक्चुअली इसका जो यूनिट होता है नेपाल ही होता है, मगर इसको हम जोड़ते किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है, किसी एक नेटवर्क के रिस्पेक्ट में ही इसको ऐड करते, इसीलिए ये हमारा नेपर पर किलोमीटर हो जाता था। अब देखिए ये तो नेपर में हो गया, अब इसी को हमें डेसिबल में यूज करना है, तो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें कि इसमें log 10 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू log 10, अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो क्या होगा, इंटू IS अपॉन IR इंटू लॉग e टू ई 10 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा लॉग फॉर्मूला होता है log m इंटू n इक्वल टू log n अपॉन log m, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिए हमारा e था, ठीक है, और इसके बटे में अगर 10 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, log e टू द पावर 10। अब देखिए e और 10 की वैल्यू जो होती है हमारी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.30, ठीक दिख रहा है, अल्फा अल्फा इक्वल टू 2.03 log 10 इंटू IS अपॉन IR, ठीक, तो ये वैल्यू हमारी किस में आ गई, ये वैल्यू डेसिमल में आ गई। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा नीचे, ये देखिए यहां से हम आगे कर दे रहे हैं, यहां पे देखिए अभी अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से हम आपको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए हमारा अल्फा इक्वल टू कितना निकल के आया था, log बेस e IS अपॉन IR, ये आया था नेपर में। अब देखिए अब अगर इसमें log 10 का हमारा log EX इक्वल टू फॉर्मूला होता है log x, ठीक है, अब क्या होता है log x इंटू 10x इंटू log e 10 होता है, ये हमारा लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हम log 10 का ऊपर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू log 10 IS अपॉन IR log बेस e इंटू 10 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी अल्फा इक्वल टू 2.03 होती है इंटू log 10 IS अपॉन IR। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, dB, ठीक है, क्योंकि dB हमारा लॉगरिथम में ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी सर्किट में हम अगर हमें फेज कांस्टेंट की वैल्यू हमें
प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर पता है तो उसमें हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट किसी भी नेटवर्क का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए इस चीज के तो आप टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको हैंड राइटिंग नोट्स वगैरह मिल जाएगा जो हम खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप वहां से पढ़ के भी समझ सकते हैं या अपने बुक से भी पढ़ के समझ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकली प्रॉब्लम है वो तो हम आपको यहाँ पे क्लियर करा ही देते हैं। ठीक, अब देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा वो हमारा इंसर्शन लॉस आएगा। ठीक है, फेज कांस्टेंट जैसे वहां पे निकलता था वैसे ही हमारा फेज निकल जाएगा कि इनपुट और आउटपुट में जो होता है कितने फेज एंगल का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वहां पे हम डायरेक्टली समझ जा रहे थे कि कितने डिग्री का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ पे तो हमको वैल्यू निकालना था, इसलिए हम एटेन्यूएशन कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू को मेजर किए हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इंसर्शन लॉस की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इंसर्शन लॉस की। अब देखिए इंसर्शन लॉस जो होता है सोर्स और लोड के, ठीक है, इंसर्शन लॉस जो होता है जब किसी सोर्स एवं सोर्स और लोड के मध्य कोई नेटवर्क इंसर्ट किया जाता है तो उसके लोड द्वारा रिसीव की जाने वाली पावर में जो कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन लॉस बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक बार फिर से समझिएगा, अगर हम किसी भी जैसे ट्रांसमिशन लाइन था, ट्रांसमिशन लाइन बहुत सारे कैस्केड सिमेट्रिकल नेटवर्क से मिलकर बना होता है, इनफाइनाइट तक बहुत सारे। ठीक है, तो इंसर्शन लॉस क्या होता है, मान लीजिए यहां से हमारा सोर्स होता है जो हमें करंट कोई भी सिग्नल प्रोवाइड करता है, यहाँ पे रिसीवर होता है जो कि सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, तो जब किसी सोर्स एवं लोड के बीच यानी कि इस सोर्स और इस रिसीवर के बीच कोई ऐसा नेटवर्क इंसर्ट कर दिया जाए, लगा दिया जाए अलग से, ताकि लोड पे जो पहले से पावर मिल रहा था वो पावर घट के कम मिलने लगे। ठीक है, तो और लोड, अब देखिए लोड जो पावर कम मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोड करंट भी हमारा कम मिलेगा, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, यानी कि कहीं ना कहीं करंट कम मिल रही है। ठीक है, तभी तो हमारा पावर वहां पे कम मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जो सोर्स और लोड के बीच सोर्स और लोड, रिसीवर को लोड भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा नेटवर्क कनेक्ट कर दे रहे हैं जिसकी वजह से आउटपुट पावर में कमी आ जा रही है या आउटपुट करंट में कमी आ जा रही है। ठीक है, अब ये कमी आने के कारण होने वाली लॉस, जो जितना लॉस हो रही है, ये इसी कमी में जो लॉस हो रही है वही हमारी इंसर्शन लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ना कोई नेटवर्क को इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो इंसर्शन लॉस होता है। ठीक है, तो इंसर्शन रेशियो क्या होता है, इंसर्शन रेशियो इक्वल टू, अब देखिए रेशियो की बात कर रहा है इंसर्शन, मतलब कि जो हमें पहले करंट मिल रही थी और जो बाद में करंट मिल रही उसका रेशियो हमारा इंसर्शन रेशियो होता है। अब देखिए इसकी भी यूनिट हमारा डेसिबल में होता है। ठीक है, तो इंसर्शन लॉस इन डीबी में और नेपर में दोनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो इंसर्शन लॉस इन डीबी इक्वल टू, डीबी का फुल फॉर्म आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 20 log 10 I1 अपन I2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यूनिट हमारी डीबी बताया गया है कि डीबी में ही निकालना है। ठीक, किसी भी लॉगरिथम में हमेशा ध्यान दीजिएगा ये हमारा 10 है। ठीक है, 20 log I1 अपन I2, ये पावर के टर्म से निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है। देखिए हम लोग डेसिबल में जो, देखिए
हमारा इंसर्शन लॉस था, जो पावर में कमी होती थी वही था। अगर हम पावर की बात करेंगे तो देखिए I1 स्क्वायर अपन आर अपन I2 स्क्वायर अपन आर। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो इम्पिडेंस होता है हमारा वो क्या होता है, सेम होता है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे I1 अपन I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डीबी में हम क्या बताए थे, यहाँ पे 10 होता है। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो अब देखिए स्क्वायर है तो आपको क्या पता है कि log a टू द पावर n इक्वल टू n log a, यही तो फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का। ठीक है, अब यही फॉर्मूला को यहां अप्लाई कर देंगे कि देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो पावर है ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो यही पावर जो स्क्वायर में है वो यहां आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 20 log 10 I1 अपन I2, ठीक है, dB। तो आई थिंक यहां तक फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर हम नेपर की बात करें, ठीक है, इंसर्शन रेशियो पता ही चल गया। अगर हम नेपर की बात करें तो नेपर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, नेपर के लिए हमारा इंसर्शन लॉस इन नेपर इक्वल टू लॉग बेस ही I1 अपन I2, यही तो होता है। ठीक है, इसीलिए हम पहले से हम नेपर और डेसिबल को आपको समझा रखे थे। तो आई थिंक यहां तक आपको किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा हम लोगों का, यहां तक सारे टर्म जो है हमारे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए अब जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा सेक्शन होगा वो काफी लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम बात करेंगे टी नेटवर्क की, टी सिमेट्रिकल नेटवर्क की एनालिसिस। ठीक है, इस टी नेटवर्क का हमें Z0 निकालना, ठीक है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकालना, ठीक, एटेन्युएशन कांस्टेंट निकालना, ZOC निकालना, ZSC निकालना, ये सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और देख पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करें, और आपको हम कई बार कह चुके हैं कि हमारे चैनल को आप फेसबुक वगैरह के पेजेस पे शेयर किया करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लाइक्स ही हमें जो है मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टी सिमेट्रिकल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।